हाँ तो बच्चों, इस चैप्टर की हमारी ये अंतिम क्लास है। और इस अंतिम क्लास में जो टॉपिक हम ले रहे हैं उनमें है पहला जो टॉपिक है वो है बाघ परियोजना। बाघ परियोजना यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट का जो मूल उद्देश्य था वो था बाघों को बचाना। अगर इसका हम संक्षिप्त उद्देश्य लेते हैं बच्चों, तो बाघों को बचाना, बाघों की सुरक्षा करना, बाघों की संख्या को नियंत्रण में रखना, जितनी संख्या है उससे बढ़ाना, उससे घटने नहीं देना या उतनी ही रखना। तो बाघ परियोजना जो है, ये बाघ वन्य जीवों में एक महत्वपूर्ण वन जाति है। बाघ जो है ये जंगली जीवों की एक महत्वपूर्ण जाति है। और इनको बचाकर रखने की जो हमारे दिमाग में जो बात आई, जो कारण था, वो ये था कि भाई 20वीं शताब्दी के आरंभ में 1973 में हमारे सरकार के अधिकारियों को ये पता लगा, या आंकड़ों ने ये बताया कि बाघों की संख्या जो 55,000 थी इससे पहले, वो घट करके 1827 पर आकर टिक गई। इतनी तेज गति से बाघों की संख्या अचानक कम हुई 20वीं सदी में कि जो 55,000 थी वो 1827 पर आकर रह गई। तो ये जो संख्या का घटना है, बाघों की संख्या घटना, ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बना। और हमारे सरकार के कान खड़े हुए, या सरकार इसके लिए सक्रिय हुई, एक्टिव हुई, और उन्होंने बाघ परियोजना या बाघों की सुरक्षा के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए, जिससे कि इनकी संख्या को नियंत्रण में रख सके, इनकी सुरक्षा कर सके। तो सबसे पहले हम विचार करेंगे कि जो संख्या कम हुई है इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, किन कारणों से इन बाघों की संख्या में कमी आई। तो बच्चों, सबसे पहला जो था वो था इनको मार करके इनके शरीर के अंगों का व्यापार करना। लोग क्या करते थे, इन टाइगर्स को मार करके इनकी खाल, इनकी हड्डियां और इनके नाखून जैसे अंगों को बेचते थे, उनका व्यापार करते थे, वो भी इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से। और एशियाई देशों में उनको बेच करके, एशियाई देश जो है वो इन हड्डियों से, इन खालों से विभिन्न प्रकार की दवाइयां, विभिन्न प्रकार के और अन्य आइटम बना करके वो इनका व्यापार करते थे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इनको मार करके और इनके शरीर के अंगों का व्यापार करने से इनकी संख्या में कमी आई। एक मुख्य कारण तो ये था इनकी संख्या में कमी आने का। दूसरा कारण था इनके आवास स्थल का सिकुड़ जाना। आवास स्थल का, इनका आश्रय स्थल, जहां पर ये निवास करते थे, ये रहते थे। तो बच्चों, इनका आवास स्थल क्या था? जंगल, वन, वनों में ही रहते थे। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या अपने स्वार्थ के लिए, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन जंगलों को काटती जा रही थी, तो जंगलों की संख्या कम हो रही थी। अब जंगलों की संख्या कम हो रही थी तो उसका असर इनकी संख्या पर भी पड़ रहा था। ये भी, इनकी संख्या भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। तो इनके निवास स्थान का कम हो जाना या सिकुड़ जाना, ये भी इनकी संख्या में कमी का एक कारण बना। तीसरा है बच्चों, इनके भोजन की कमी। भोजन की कमी, तो बच्चों, बाघों का, टाइगर्स का जो भोजन थे वो थे छोटे छोटे जीव जंतु जो अन्य जातियों के, उपजातियों के थे, उनको ये खाते थे और जीवन यापन करते थे अपना। लेकिन
जैसे जैसे जंगल कम होते जा रहे थे, वैसे वैसे ही इनकी संख्या भी कम हो रही थी। इनकी किनकी? इन उपजातियों की, जिन जानवरों को ये खाते थे, जिनको अपना भोजन बनाते थे। जब उन जानवरों की, उन जीव जंतुओं की संख्या कम हो गई, तो इनका भोजन कम हो गया, और इनका भोजन कम हो गया तो इनकी संख्या भी धीरे धीरे कम होने लगी। तो ये भी एक कारण बना इनकी संख्या में कमी आने का। इसके बाद चौथा जो कारण है बच्चों, वो है जनसंख्या वृद्धि। बच्चों, जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए जंगलों काट रहे हैं, और जंगल जब काट रहे हैं तो उन जंगलों से ये जो जातियां हैं, जो जंगली जीव हैं, जिसमें टाइगर भी महत्वपूर्ण है, बाघ, इनकी संख्या कम होती जा रही है। तो जनसंख्या वृद्धि का भी असर पड़ा इनकी संख्या को कम करने में। तो ये 4 कारण बताए गए हैं बाघों की संख्या का कम होने के 4 कारण। बच्चों, भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 बाघों को शरण देते हैं, संरक्षण देते हैं। अगर हम भारत और नेपाल 2 ही देशों की बात करें, तो पूरी दुनिया के जो बाघों की संख्या है, उन बाघों में से 2/3 बाघों का आवास स्थल भारत और नेपाल में है। यानी कि अगर पूरे विश्व के, पूरी धरती पर जितने बाघ हैं, उनको 3 भागों में अगर हम बांटें, तो 3 भागों में से 2 भाग जो बाघों के होंगे, 2 भाग जो हिस्सा होगा, वो 2 हिस्साओं को, वो 2 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ नेपाल और भारत में निवास करते हैं। यानी कि इनमें इतने इनके शरण स्थल है, इतने जंगल है यहाँ पर, कि इतने बाघ सिर्फ इन 2 देशों के अंदर ही रहते हैं। इसलिए अब ये देश जो है, शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वाले जो लोग हैं, उनके निशाने पर ये दोनों देश है। जो शिकार करते हैं जानवरों का, इन जानवरों की जो चोरी करते हैं, और जो इनका व्यापार करते हैं मार करके, उन लोगों के निशाने पर ये 2 देश है। कौन कौन से? भारत और नेपाल। क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में इन देशों में बाघ उपलब्ध है। इस परियोजना का उद्देश्य, बच्चों, सीधा सीधा दिख रहा है हमको कि अगर हम बात करें तो मुख्य उद्देश्य तो यही है, बाघों को बचाना, बाघों की सुरक्षा करना का इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन अगर हम इसको और विस्तार से सोचें, तो बाघ परियोजना का उद्देश्य सिर्फ बाघों की सुरक्षा करना ही नहीं है, बल्कि इससे और बढ़कर के, इससे और आगे चल करके इस परियोजना का उद्देश्य बाघों को सुरक्षा प्रदान करना ही नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार की जैव जाति को भी बचाना है। बड़े आकार की जैव जाति, इनके बराबर जो बड़े बड़े जीव जो है, जंगली जीव, उनको बचाना भी इस परियोजना का एक मुख्य उद्देश्य है। सिर्फ बाघ बचाना ही नहीं है, बड़े जो जीव हैं और उन बड़े जीवों को बचाना भी इस परियोजना का उद्देश्य रखा गया है। अब इस परियोजना के तहत सरकार ने जो कदम उठाए, सरकार ने कुछ प्रयास किए इन बाघों को बचाने के लिए, ये सुरक्षित रह सके, जी सके, और हम इनकी देखरेख कर सके। तो इसके लिए क्या किया सरकार ने? ये 6 स्थानों पर उद्यान बनाए, राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय उद्यान, पशु विहार ये बनाए, जिससे ये जीव इन स्थानों पर सुरक्षित रह सके। और सरकार ने कदम उठाया, पूरी बाउंड्री की इन क्षेत्रों की, इनका आश्रय स्थल बनाया, इनकी देखरेख के लिए कर्मचारी नियुक्त किए,
और इस परियोजना को सरकार की नीतियों में स्थान दिया, इसके लिए बजट पेश करवाया, पैसा इनके लिए आता है सुरक्षा के लिए, देखरेख के लिए। तो सबसे पहला है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो जंगल है उनमें कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। वहां पर बाघों को सुरक्षित रखने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए रखा गया और उनकी देखरेख की जाती है अभी भी। दूसरा नंबर है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। और बच्चों तीसरा जो है वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश। यहां पर भी बाघों को सुरक्षित किया गया, सुरक्षित तरीके से रखा गया और इनकी देखरेख के लिए सरकारी कर्मचारी रखे गए। चौथे नंबर पर है सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, जहां टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से प्रसिद्ध है, टाइगर रिजर्व। सरिस्का वन्य पशु विहार जो है वो पशु जीव जो है, सॉरी, वन्य जीव जो है उनके विचरण करने के लिए, विहार करने के लिए, उनके वहां सुरक्षित रहने के लिए एक जगह बनाई गई है जो कि राजस्थान में है और राजस्थान के अलवर जिले में है सरिस्का। उस जंगल में इनको सुरक्षित किया गया है, उसी प्रकार से उनके लिए भी कर्मचारी देखने के लिए रखे गए हैं। पांचवा है बच्चों मानस बाघ रिजर्व असम। मानस बाघ रिजर्व असम, असम में भी एक ऐसा ही राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है जिसका नाम है मानस बाघ रिजर्व। वहां पर भी बाघों को सुरक्षित रखा गया है। पेरियार बाघ रिजर्व केरल, पेरियार बाघ रिजर्व केरल, केरल में भी एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है, पेरियार बाघ रिजर्व। वहां पर बाघों को रखा गया है और उनकी सुरक्षा के लिए कर्मचारी रखे गए हैं जिससे कि हम बाघों की सुरक्षा कर सके। तो ऐसा कदम सरकार ने जब उठाया, जब बाघों की संख्या को बनाए रखने में सरकार का ध्यान गया, तो सरकार ने ये कदम उठाए और इनके लिए ये जगह रिजर्व कर दी गई कि यहाँ पर इनको कोई नहीं मारेगा, इनको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। यहाँ तक कि इन उद्यानों में किसी भी मानव की, किसी भी व्यक्ति की बिना जांच किए, बिना सरकार की निगरानी के, कर्मचारियों की निगरानी के कोई एंट्री इनकी नहीं है। अब आता है बच्चों समुदाय और संरक्षण, वन संरक्षण। ये जो टॉपिक है हमारा, इस पर एक क्वेश्चन बन सकता है बच्चों पेपर में, यानी कि वन संरक्षण में समुदाय की भूमिका। वन एवं वन्य जीव सुरक्षा में समुदाय या समाज या आम जनता की भूमिका क्या हो सकती है, यानी कि समुदाय या समाज क्या कर सकता है वनों को बचाने में या वन्य जीवों को बचाने में, हमारी क्या भूमिका हो सकती है, हम क्या कर सकते हैं, या फिर हमारे देश के अंदर वन और वन्य जीवों की सुरक्षा में आम आदमी की जिम्मेदारियों को स्पष्ट कीजिए। अब बच्चों हमारे देश की अगर हम जब बात करते हैं तो हमारा देश की जो जनता है वो प्रकृति प्रेमी है, आध्यात्मिक है, धार्मिक विचारों वाली है। तो बहुत सारे जो वनस्पति हैं, बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं, जैसे पीपल है, आम है, तुलसी है, बरगद है, इस तरह के पेड़ पौधों को हम धार्मिक रूप से पवित्र मानते हैं, इनकी पूजा करते हैं। यहाँ तक कि हम प्रकृति की पूजा के रूप में भी कई त्योहार मनाते आए हैं। भारत में इस प्रकार के धार्मिक विचारों वाले लोग बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में मिल जाते हैं। तो भारतीय लोगों का मन से ही प्रकृति का प्रेम निकल करके आता है और इसलिए हर व्यक्ति कोशिश करता है कि हम
इस प्रकार के पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचाए, हानि ना पहुंचाए। एक बात तो ये हो गई। उसके बाद इसके संरक्षण में, वन संरक्षण में, राजस्थान के अलवर जिले के सरिस्का के क्षेत्र के लोगों ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत, राजस्थान के अलवर जिले के सरिस्का क्षेत्र के लोगों ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत उस क्षेत्र में खनन कार्य को बंद करवाने में अपना पूरा योगदान दिया। खनन कार्य को बंद करवा दिया। इसलिए बंद करवा दिया कि अगर यहां पर खनन कार्य होगा तो इस जंगल को नुकसान पहुंचेगा। जंगल को मीन्स यहाँ की वनस्पतियों को, यहाँ के पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचेगा। तो उन्होंने खनन कार्य उस क्षेत्र में रोक दिया, रुकवा दिया सरकार से आगे आकर के। तो इन्होंने जो अपना अभूतपूर्व योगदान दिया, इस योगदान के माध्यम से वहां पर खनन कार्य रुक गया, बंद हो गया। तो ऐसे जब समुदाय के लोग सामने आए, आगे निकल करके आए वन और वन्य जीव की सुरक्षा के लिए, तो ये बहुत बड़ा काम, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी को उजागर करता है। ऐसा ही एक एग्जांपल अलवर का ही लेते हैं, राजस्थान का। अलवर राजस्थान के 5 गांवों ने मिलकर के 1200 हेक्टेयर भूमि, 1200 हेक्टेयर भूमि को भैरवदेव डाकव सेंचुरी के नाम से घोषित कर दिया। 1200 हेक्टेयर भूमि को भैरवदेव डाकव सेंचुरी यानी पशु विहार अपने स्तर पर खुद ने घोषित कर दिया कि ये इस क्षेत्र में जो जितना वन है ये पशु विहार रहेगा। उसका नाम रख दिया भैरवदेव डाकव सेंचुरी। और उसमें घुसने से लोगों को मना किया खुद ने। सरकार का कोई महत्व नहीं है उसमें। खुद लोगों ने, गांव के लोगों ने मिलकर, 5 गांव के लोगों ने मिलकर के उस क्षेत्र को सुरक्षित कर दिया। यानी कि लोगों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाई प्रकृति को बनाए रखने में, इन वनों को बनाए रखने के लिए, इन वनों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए, वन्य जीवों को की सुरक्षा के लिए गांव के लोगों ने आगे चल करके अपना काम किया, आगे बढ़ करके सरकार का पूरा सहयोग इस काम में दिया। तीसरा है बच्चों जो प्रसिद्ध है हिमाचल में चिपको आंदोलन। हिमाचल में चिपको आंदोलन, हिमाचल का एक जिला है बच्चों चमोली। चमोली जिले के लोगों ने क्या किया कि जब कोई व्यक्ति या कोई लकड़हारा या कोई सरकार की कोई नीति या किसी प्रकार से पेड़ों काटने जाते थे, तो वहां के स्थानीय लोग क्या करते थे, पेड़ों को ऐसे पकड़ लेते थे और उनको काटने से रोकते थे कि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन उन पेड़ों को काटने नहीं देंगे। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। ये क्वेश्चन टिक मार्क वाले क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। उसका है नाम सुंदरलाल बहुगुणा। तो बच्चा जब लोगों ने, जब आम जनता इस तरह से अपना सहयोग देगी सरकार के लिए, इन वनों को, इन वन्य जीवों को बचाने के लिए, तो कोई भी काम कठिन नहीं है। तो इसमें लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना पूरा योगदान दिया। और यही नहीं, उन्होंने क्या किया कि भाई अपने जो स्थानीय वनस्पतियों की जो उपजातियां प्रजातियां थी उनको इकट्ठे करते हुए और वनारोपण भी किया। विभिन्न प्रकार की उपजातियों का माध्यम से स्थानीय पौधों की जातियों का प्रयोग करके वनीकरण किया, पौधारोपण किया और इस अभियान को सफल बनाया। वनीकरण अभियान कि वन बढ़ाओ, पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाओ। अब पेड़ पौधे कहां से लाएंगे, जो अपने आसपास के क्षेत्र में जो पेड़ पौधे थे, वनस्पति जो थी, पौधे जो थे, उन्हीं को लगा लगा करके बड़ा किया, उनकी सुरक्षा की और वहीं पर वनों को बढ़ाया। तो ये जो अभियान चलाया उन्होंने, ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा अभियान था जो चिपको आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
नेक्स्ट है बच्चों टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन। टिहरी उत्तराखंड, टिहरी में बीज बचाओ आंदोलन। यहां के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने बीज बचाओ आंदोलन के नाम से एक आंदोलन चलाया, जिसमें उन्होंने कृषि कार्य में किसी भी प्रकार की कोई रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया और बीजों को बचाने के लिए उन्होंने देसी खाद, जो गोबर खाद जिसको हम कहते हैं, उसका उपयोग किया और अपनी खेती की और पेड़ पौधों के बागवानी में, वनीकरण में देसी खाद का उपयोग करके इन्होंने पेड़ पौधों को बचाया। और उन्होंने ये कहकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाया कि हम बिना रासायनिक खाद के भी खेती कर सकते हैं। ये इन्होंने दुनिया को दिखाया। अगर हम मेहनत करें और सोचे, प्रकृति को बचाने का उद्देश्य अगर हमारा पक्का है, तो हम बिना रासायनिक खाद के भी कृषि कार्य को पूरा कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, ये जो हमने चैप्टर पढ़ा है वन और वन्य जीव संरक्षण, तो इसमें भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम जो है वो हरित वनों के प्रबंध और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को बताता है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम जो है, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम जो है वो भारत में हरित वन का मतलब क्या है, जिन वनों को नुकसान हो रहा है, जो कम होते जा रहे हैं, उसमें भारतीय लोगों की या आम जनता की या स्थानीय लोगों के सहयोग को उजागर करता है कि उनका क्या दायित्व बनता है, इस चीज को उजागर करता है। तो यह जो कार्यक्रम है ये 1988 में शुरुआत की गई थी इसकी, और कहां से हुई थी, उड़ीसा से हुई थी सबसे पहले। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी उड़ीसा से 1988 में। और इसका उद्देश्य था कि भाई जो हम कार्यक्रम चला रहे हैं, जो वनों को सुरक्षा कर रहे, वो कौन से वन होंगे, वो वन होंगे जिन वनों की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। हरित वन जो है, जो कम होते जा रहे हैं, उन वनों के लिए अब उन वनों को प्रबंधन उनका और उनका पुनर्निर्माण दोबारा से उनको आगे बढ़ाने के लिए स्थानीय लोगों की जो क्या भूमिका हो सकती है, इस बात का उन्होंने उजागर किया, इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने पूरा पढ़ लिया है, जिसमें हमने वनों की सुरक्षा, वनों से हमें क्या फायदे हैं, वनों से हमें क्या नुकसान है, वनों के लिए हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, समाज की क्या जिम्मेदारी है, और वन अगर वन कम होते जाएंगे या वन्य जीव कम होते चले जाएंगे तो उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। इन सब बातों के बारे में हमने आज पाठ पढ़ा और जाना इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर हमारा आज पूरा हुआ। धन्यवाद।